स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत पर विदेशी आक्रमण और आज इसमें हम देखेंगे ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक मगध शक्तिशाली महाजनपद था। इसने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आप ये मैप में देख सकते हैं मगध साम्राज्य है। जिस समय भारत पर विदेशी आक्रमण होना शुरू हुआ तो उस समय भारत पे नंद वंश का शासन था, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था। तो ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, इस तरफ छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कि कमजोर शासक थे और जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। तो पश्चिम उत्तर क्षेत्र पे आक्रमण क्यों किया? क्योंकि इस तरफ हिमालय का क्षेत्र है, इधर से आक्रमण नहीं किया जा सकता था उस समय। इस तरफ समुद्र है तो उतना जलयान विकसित नहीं था कि कोई भी आक्रमणकारी समुद्र की तरफ से आक्रमण करे। तो इसीलिए उस समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही आक्रमण होते थे और जो पहला आक्रमण हुआ वो ईरानियों का हुआ और दूसरा आक्रमण यूनानी का हुआ। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो एरिया मैं पेन से मैप कर रही हूँ, इस एरिया में ये था उस समय ईरानी साम्राज्य था। ईरानी साम्राज्य था। इन्हीं लोगों ने यहाँ से भारत पर आक्रमण किया और ये भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पे किया। और इस तरफ मगध था तो मगध की तरफ वो नहीं बढ़े क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे राजा थे जो कि कमजोर थे, जिन्हें आसानी से जीता जा सकता था। तो ईरानियों ने इन्हीं पे आक्रमण किया और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अब देखते हैं ईरानी साम्राज्य के बारे में। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के द्वारा किया गया। हखमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया परंतु वह असफल रहा। साइरस ने ईरान से भारत पे आक्रमण किया लेकिन वह इस इलाके को नहीं जीत पाया। भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिन्हें दारा प्रथम कहते हैं, इनको मिली है। डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईस्वी में पंजाब, इस जो उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यहाँ पर पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ईरान ने इसे अपना 20वां प्रांत बनाया और इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना भेंट में मिलता था तथा जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। भारत उस समय काफी समृद्ध था, तो यहाँ से जो ईरानियों को जो यहाँ से कर प्राप्त होता था, जो धन प्राप्त होता था, वो उनके एशियाई प्रांत से मिलने वाले धन का 1/3 था। आप देखते हैं ईरानी आक्रमण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला क्योंकि यहाँ से जब आक्रमण हुआ तो लोगों का आपस में मिलन हुआ, इससे व्यापार को बढ़ावा हुआ। भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ जो कि ईरानी अरमाइक लिपि से विकसित हुई है। तो ईरान में अरमाइक लिपि थी और यहाँ पर खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा। आगे चल के हम देखेंगे कि अशोक के कई सारे अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये ईरान का क्षेत्र है। ईरान के क्षेत्र से जब इन्होंने भारत पे उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीता तो यहाँ से इस तरफ आप ये मकिदुनिया का क्षेत्र देख रहे हैं। यहाँ पे सिकंदर का जन्म हुआ। वो 20 वर्ष की उम्र में जब राजा बना तो उसे पता चला कि ईरानी इस तरफ से कोई देश है भारत और वहां से जीत के काफी अपार संपदा लेके आते हैं। तो इसका भी मन किया कि अब हम भी चलते हैं विश्व विजय करने के लिए। तो ये भारत विजय के लिए निकला और यहाँ पर इसके आगे की स्टोरी हम इस वीडियो से देखते हैं। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था, जिसका इंग्लिश में नाम कहते हैं एलेक्जेंडर। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। सिकंदर ईरान जीतने के बाद में खैबर दर्रा पार कर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ईरान का जो क्षेत्र ऊपर मैंने दिखाया है, उसे जीतने के बाद में उसने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधिकारिता स्वीकार कर ली।
ईरान जीतने के बाद जब ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तक्षशिला है, ये मैं पेन से मार्क कर रही हूँ, ये तक्षशिला है। यहाँ पे आक्रमण किया। उस समय यहाँ के जो राजा थे आम्भिक, उन्होंने घुटने टेक दिए सिकंदर के सामने और आगे की भारत को जीतने के लिए इन्होंने इसकी सहायता भी की। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब, झेलम तथा चिनाब के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र, आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पे इंडस और यहाँ पे ये नदियां हैं, यहाँ पे ये झेलम तथा चेनाब का बीच का जो क्षेत्र है, हाइट स्पेस झेलम को कहते हैं और एसी सेंस चिनाब को। तो यहाँ पे आप हाइट स्पेस और एसी सेंस देख सकते हैं, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, यहीं पे पोरस के राजा रहते थे। इसी पर सिकंदर ने आक्रमण किया। पोरस ने कड़ा प्रतिरोध किया लेकिन वह सिकंदर से हार गया। इस युद्ध को झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है इस युद्ध को, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, तो झेलम का युद्ध, और इसे हाइड स्पेस भी कहते हैं इस नदी को यूनान में। तो इसे इन दोनों नामों से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में दोनों नाम पूछे जाते हैं। सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य वापस कर दिया। तो यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं सिकंदर ने किस तरफ से आक्रमण किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भी एरिया यहाँ पे रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये सभी सिकंदर के आक्रमण के रास्ते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। जब सिकंदर यहाँ पर आया, पोरस से इसकी लड़ाई हुई, उसके बाद में इसने आगे यहाँ पे ब्यास नदी को पार करने से उसकी सेना ने मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर का जो भारत विजय का सपना था वो अधूरा रह गया। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा, 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के मध्य में। भारत वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यहाँ पर ईरान का जो क्षेत्र था, ईरान में बेबीलोन है, वहीं पे लौटते समय सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर का थल सेनापति सेलुकस निकेटर था और जल सेनापति निरियाकस था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब वो गया तो यहाँ पे जो भी उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र उसने जीता था, वो क्षेत्र वो अपने सेनापति सेलुकस निकेटर के हवाले करके जाता है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सिकंदर ने 2 नगर निकाया तथा बहुफेकला की स्थापना की। भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। जो गांधार शैली है, इस मैप में आप देख सकते हैं, वो कुछ ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यहीं पे विकसित हुई थी गांधार शैली। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे भारतीय राज्य आपस में लड़ते रहते थे, उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे। फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। यूनान के साथ भारत का जो व्यापार था वो भी बढ़ा इस युद्ध के बाद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो सही ऑप्शन है इसमें बी, घनानंद था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बेबीलोन, ईरान में। ऑप्शन ए सही है। सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ये थी व्यास नदी। नेक्स्ट है हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 326 बीसी में। ऑप्शन ए सही है इसमें। पोरस का राज्य कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ था? तो ऊपर हमने मैप में भी देखा है, झेलम से चिनाब के मध्य में स्थित था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो उस समय भारत पे नंद वंश का शासन था, जिसमें जो राजा थे वो थे घनानंद, जो अपनी क्रूरता के लिए विख्यात थे। तो उनके जो सैनिक थे सिकंदर के, इन्होंने सुन रखा था कि घनानंद नंद वंश है और वहाँ के जो राजा है वो काफी क्रूर भी हैं। तो इसलिए भी उन्होंने थक चुके थे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से वो युद्ध कर रहे थे। उन्होंने कहा अब हम आगे लड़ाई करने नहीं जाएंगे। उन्हें अपने घर की याद सताने लगी थी। नेक्स्ट है तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? तो ये है आम्भिक, और इन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में पोरस को हराने के लिए सिकंदर की सहायता भी की थी। हाइडेस्पीस का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य में। ऑप्शन ए सही है इसमें। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था? तो ये नदी है झेलम नदी। ऑप्शन सी सही है इसमें।
भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया? तो हमने ऊपर देखा है ये वंश था हखमनी वंश। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था अरस्तु। ऑप्शन बी सही है। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था? तो टोटल 19 माह तक सिकंदर भारत में रहा था। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है।